नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फौजी बंदा। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि अनुशासन और सही ज्ञान से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता हूं बेहतरीन किताबों की समरी और लाइफ चेंजिंग सीख, वो भी हिंदी में। तो अगर आप भी चाहते हैं जिंदगी में तरक्की, पैसा और सफलता, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस मिशन का हिस्सा बने, क्योंकि हम सब मिलकर ही अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। जय हिंद। ये समरी किताबी के द्वारा बनाई गई है। आइए सुनते हैं विकी रॉबिन जो डोमिंगेस की किताब योर मनी और योर लाइफ। अध्याय 1, परिचय। जरा सोचिए, आप एक दोराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता है लगातार काम, बढ़ते खर्च और पल भर की खरीदारी की संतुष्टि की ओर। दूसरा रास्ता है क्लैरिटी, नियंत्रण और आजादी की ओर। ये किताब आपको इस परेशानी में सचेत चुनाव करने का अवसर देती है। ये किताब सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, ये अपनी जिंदगी की दिशा वापस पाने की है। लेखक 9 आसान स्टेप्स के जरिए आपको ये समझाते हैं कि कैसे आप अपने पुराने पैसों से जुड़े विचारों को चुनौती दें, हर खर्च को समझें और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। वो स्थिति जहां आपके निवेश से हुई आमदनी आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। आप जानेंगे कि असली प्रति घंटा आय कैसे निकालें, बजट क्यों अक्सर असफल होते हैं और जागरूकता क्यों सफल होती है, सादगी को आजादी कैसे बनाएं, कब काम को जिंदगी से ऊपर रखना बंद करना है। लेखक कहते हैं कि पैसा वो चीज है जिसके लिए हम अपनी जीवन ऊर्जा का व्यापार करते हैं। आपकी वित्तीय यात्रा यहीं से शुरू होती है। अध्याय 2, मनी ट्रैप से बाहर निकलना। ज्यादातर लोग एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं, मेहनत से काम करना, पैसा कमाना, उसे बिना जरूरत की चीजों पर खर्च करना और फिर यही सब दोहराना। ये चक्र केवल थकाऊ नहीं है, बल्कि एक चाल है। सच्चाई ये है कि हम अक्सर अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जीवन की ऊर्जा को पैसे के लिए बदल देते हैं और फिर उसे पल भर के सुख या सामाजिक अपेक्षाओं पर खर्च कर देते हैं। लेखक एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठाते हैं। अगर कोई आपकी जान की धमकी देकर आपका पैसा मांगे, तो आप तुरंत पैसा निकालकर दे देंगे। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम में से कई लोग अनजाने में अपनी जिंदगी को ही पैसे के लिए कुर्बान कर देते हैं, जैसे लंबे घंटे काम करके, बिलों की चिंता में डूबे हुए और ऐसी चीजें खरीदकर जो असल में जरूरी नहीं है। नतीजा, कमाई, खर्च और असली जिंदगी के बीच एक गहरा डिस्कनेक्ट। ये समस्या सिर्फ पर्सनल आदतों की नहीं, बल्कि सामाजिक सोच की भी है। हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब है ज्यादा उपभोग, यानी ओवर कंजम्पशन। एड्स हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और कर्ज लेना आम बात बन गया है। अमेरिका में औसत क्रेडिट कार्ड कर्ज $6,000 से ज्यादा है और 60% से अधिक लोग महीने की आखिरी तारीख तक तनख्वाह पर निर्भर हैं, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। ये स्पष्ट करता है कि ज्यादा कमाई हमेशा फाइनेंशियल शांति नहीं लाती। लेकिन लेखक मानते हैं कि एक अलग रास्ता भी है, ऐसा रास्ता जहां पैसा आपकी जिंदगी को सपोर्ट करता है, ना कि कंट्रोल। इसे लेखक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं, यानी वो स्थिति जब आपकी बचत या निवेश से हुई आमदनी आपकी जरूरतें पूरी कर सके और आपको ये तय करने की स्वतंत्रता हो कि आपको अपना समय कैसे बिताना है। ये पारंपरिक जल्दी रिटायरमेंट की बात नहीं है, ये उस आजादी की बात है जहां आपको सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। ये पैसे के साथ ऐसा रिश्ता बनाने की बात है जो आपके वैल्यूज, आकांक्षाओं और जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। इस यात्रा की शुरुआत एक सरल सवाल से होती है कि अगर आपको कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो आप अपना समय कैसे बिताएंगे? ये सवाल अक्सर लोगों को अपनी जिंदगी और पैसे दोनों को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। बस सोच को बदलने और प्रैक्टिकल कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आप वेल्थ को एक ऐसी जिंदगी के रूप में परिभाषित कर सके जो सच में जिया गया हो।
अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे अपनी वित्तीय सच्चाई यानी फाइनेंशियल रियलिटी का सामना करें। अध्याय 3, कुल संपत्ति, जीवन भर की कमाई और वास्तविक प्रति घंटा वेतन। अगर आप अपने पैसे पर कंट्रोल चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे साफ साफ देखना होगा। आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स, कर्ज और खर्च की अनकही धारणाओं से भागने की बजाय सच्चाई का सामना करें। वित्तीय स्पष्टता यानी फाइनेंशियल क्लैरिटी तब शुरू होती है जब आप समझते हैं कि आप कहाँ हैं, वहां कैसे पहुंचे और पैसे के साथ आपका असली रिश्ता क्या है। और ये सब शुरू होता है नंबर्स से, भावनाओं से नहीं। एक पहला कदम है अपनी जीवन भर की कमाई को जानना। अब तक आपने जितना भी पैसा कमाया है उसका अंदाजा लगाइए। इसमें सैलरी, कैश, बोनस, गिफ्ट्स और कोई भी अतिरिक्त आमदनी शामिल करें, यहाँ तक कि वो इनाम भी जो आपने स्कूल में जीता था। अक्सर लोग चौंक जाते हैं कि उन्होंने जीवन में कितना कमाया है, खासकर जब उनके पास दिखाने को बहुत कम होता है। ये आंकड़ा जजमेंट के लिए नहीं है, बल्कि जागरूकता के लिए है। 2, अब अपनी कुल संपत्ति यानी नेट वर्थ का पता लगाइए। ये आपकी कुल एसेट्स से आपकी कुल लायबिलिटीज को घटाकर निकाला जाता है। एसेट्स में वो सब आता है जिसकी कोई कीमत है, जैसे कैश, चेकिंग और सेविंग अकाउंट्स, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बिकाऊ चीजें। लायबिलिटीज में क्रेडिट कार्ड का कर्ज, स्टूडेंट लोन, होम लोन या बाकी कोई बकाया बिल शामिल है। जब आप लायबिलिटीज को एसेट्स से घटाएंगे तब आपको अपनी कुल संपत्ति मिलेगी। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अब कम से कम आपको हकीकत का पता चल गया है। 3, तीसरा कदम है आपका वास्तविक प्रति घंटा वेतन जानना। आपकी सैलरी जो कहती है वो एक बात है, लेकिन आपकी असली कमाई उससे बहुत कम हो सकती है। इसका सही अनुमान लगाने के लिए आपको अपनी नौकरी से जुड़ी सभी छिपी हुई लागतों को जोड़ना होगा। इसमें सिर्फ काम के घंटे नहीं, बल्कि सफर, कपड़े खरीदना, काम की थकान से उबरना और वो खर्चीली आदतें भी शामिल हैं जो आपने तनाव कम करने के लिए अपनाई हैं। इसके बाद अपने साप्ताहिक वेतन से उन सभी नौकरी संबंधी खर्चों को घटाएं, जैसे पेट्रोल, परिवहन, ऑफिस के कपड़े, बाहर का खाना, कॉफी या चाइल्ड केयर। जो बचता है उसे कुल घंटों से भाग दें। यही है आपका असली प्रति घंटा वेतन। ये जानकर कई लोगों को झटका लगता है, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि वे अपनी जीवन की ऊर्जा को बहुत कम कीमत पर बेच रहे हैं। जब आपको ये संख्या पता चल जाती है तब हर खरीदारी एक सौदा बन जाती है। अब एक 4,000 रुपए की डिनर पार्टी मतलब आपकी शायद 5 घंटे की जीवन की ऊर्जा है। क्या ये सच में उस लायक है? ये जागरूकता गिल्ट नहीं, बल्कि समझदारी से फैसले लेने की प्रेरणा देती है। अपने आंकड़ों का सामना करने से आपको शक्ति मिलती है। ये शर्म की नहीं, बल्कि चॉइस की बात है। सच्चाई को साफ साफ देखकर आप एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो इरादों पर आधारित हो, आदतों पर नहीं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे हर खर्चे को ट्रैक किया जाए और अपने पैसों के फैसले उन चीजों के साथ जोड़े जाएं जो सच में आपके लिए मायने रखती हैं। अध्याय 4, अपने मूल्यों के अनुसार खर्च करें। जब आपको अपनी वास्तविक प्रति घंटा आय और पूरी फाइनेंशियल पिक्चर का पता चल जाए तब अगला कदम होता है अपने खर्च पर जागरूकता लाना। ज्यादातर लोगों को इस बात का सही अंदाजा नहीं होता कि उनका पैसा असल में कहाँ जा रहा है। उन्हें लगता है कि वे सावधानी से खर्च कर रहे हैं, लेकिन कई बार अनजानी आदतें हमारे जीवन की ऊर्जा को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं जितना हम सोचते हैं। यही वजह है कि सटीक खर्च को ट्रैक करना, ना कि सख्त बजट बनाना, सच्चे फाइनेंशियल रिजल्ट्स की जड़ है। बजट अक्सर सख्त डाइट की तरह होते हैं। वे थोड़े समय के लिए तो काम करते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि वे हमारी मूल आदतों और मानसिकता को नहीं बदलते। लक्ष्य ये नहीं है कि पैसे को सीमाओं में बांध दिया जाए, बल्कि ये समझा जाए कि आपका पैसा आपके जीवन में कैसे खर्च हो रहा है।
और इसकी शुरुआत होती है हर एक खर्च को ट्रैक करने से। सीधे शुरुआत करें, एक पूरे महीने तक अपने हर खर्च को लिखें, चाहे वो बिजली का बिल हो, कॉफी का कप हो या कोई सब्सक्रिप्शन। सब कुछ नोट करें। इसके लिए आप कोई नोटबुक, स्प्रेडशीट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। सिर्फ ट्रैकिंग की आदत आपको धीरे धीरे अधिक जागरूक बना देगी। कुछ ही समय में आप खर्च के पैटर्न को पहचानने लगेंगे, जैसे बार बार बाहर खाना, अचानक की गई खरीदारी या ऐसे सब्सक्रिप्शन जो अब उपयोग में नहीं है। इसके बाद अपने खर्च को ऐसी कैटेगरीज में बांटें जो आपके जीवन के हिसाब से हों। केवल खाना या ट्रैवल जैसे सामान्य टैग लगाने से बचें। उदाहरण के लिए, तनाव में बाहर खाना, दोस्तों के साथ कॉफी या बिना प्लान की शॉपिंग। ये श्रेणियां आपको दिखाएंगी कि आपका खर्च आपके भावनात्मक डिसीजन से कैसे जुड़ा है। इस स्तर की क्लैरिटी से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि किसी खर्च को करने के लिए आपको कितनी ऊर्जा लगानी पड़ी। अब हर श्रेणी में खर्च की गई राशि को अपनी वास्तविक प्रति घंटा आय से विभाजित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1200 रुपये रेस्टोरेंट पर खर्च किए और आपकी प्रति घंटा आय 150 रुपये है, तो आपने 8 घंटे की ऊर्जा खर्च की। क्या ये वास्तव में उस लायक था? कुछ खर्च संतोष देंगे और कुछ आपको बाद में व्यर्थ लग सकते हैं। ये अभ्यास गिल्ट का नहीं बल्कि स्पष्टता और चॉइस का है। समय के साथ ये प्रक्रिया केवल आंकड़े इकट्ठे करने से बढ़कर आत्म खोज का रूप ले लेती है। आप ये देखना शुरू करेंगे कि आप कैसे खर्च करते हैं और आपके वैल्यूज क्या हैं। आप उन खर्चों को भी पहचानेंगे जो आपकी आदतों, बोरियत या सामाजिक दबाव के कारण हो रहे हैं, न कि आपकी असली जरूरतों के कारण। यही वो जगह है जहां से आप अपना नियंत्रण वापस पाते हैं, किसी सख्ती से नहीं बल्कि समझदारी से। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपने खर्चों का मूल्यांकन कैसे करें और किस तरह आप अपने खर्चों को समझदारी से घटा सकते हैं। अध्याय 5, कम खर्च करके अधिक संतोष पाना। जब आपने अपने खर्च को ट्रैक कर लिया हो और उसे अपने जीवन की ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी के आधार पर परखा हो, तो अगला कदम ये नहीं है कि हर खर्च को अचानक काट दें, बल्कि ये तय करना है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। सादगी का मतलब तंगी या अभाव नहीं होता। इसका मतलब होता है सोच समझकर खर्च करना। ये चुनने की कला है कि क्या सच में आपके जीवन को वैल्यू देता है और क्या सिर्फ आदत या दबाव में किया गया खर्च है। लक्ष्य ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे बचाएं, बल्कि ये है कि आप समझदारी से जिएं। लेखक बताते हैं कि सादा जीवन शैली का मतलब कंजूस होना नहीं है, बल्कि संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना है। ये संतोष को ज्यादा और बर्बादी को कम से कम करने की कला है, चाहे वो पैसा हो, एनर्जी हो या समय। इतिहास के कई प्रभावशाली विचारकों जैसे सुकरात, बेंजामिन फ्रैंकलिन आदि ने सादगी को स्वतंत्रता का रास्ता बताया है। सादगी आपको उन चीजों की कद्र करना सिखाती है जो आपके पास पहले से हैं, बजाय इसके कि आप लगातार कुछ और पाने की दौड़ में लगे रहें। अब अपने पिछले अध्याय की खर्च श्रेणियों यानी स्पेंडिंग कैटेगरीज को देखें और 3 प्रश्न करें। 1, क्या इस खर्च से मुझे संतोष मिला? 2, अगर मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं होती तो क्या मैं फिर भी इस पर खर्च करता? 3, क्या ये खर्च मेरे जीवन के उद्देश्य और वैल्यूज के अनुरूप है? ये सवाल आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपका खर्च उस जीवन को समर्थन दे रहा है जिसे आप जीना चाहते हैं या फिर वो उसे रोक रहा है। सादगी क्रिएटिविटी को भी प्रोत्साहित करती है। ये खुशियां छीनने के बजाय आपको नए ऑप्शंस खोजने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप दोस्तों या पड़ोसियों के साथ संसाधन बांट सकते हैं? क्या आप ज्यादा घर पर खाना बना सकते हैं? क्या आप कम खर्च में मनोरंजन के तरीके खोज सकते हैं? अक्सर इन सवालों का जवाब हाँ होता है और इस तरह के निर्णयों से मिलने वाला संतोष जल्दबाजी में की खरीदारी की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ होता है। सादगी का अर्थ ये भी है कि आप मार्केटिंग और सामाजिक दबाव के प्रति सजग रहें। एड्स हमें ये महसूस कराते हैं कि हमारे पास कुछ कम है,
जबकि सादगी हमें याद दिलाती है कि संतोष अंदर से आता है। बिना सोचे खरीदारी ना करें। मार्केटिंग ईमेल से बाहर निकलें। खरीदने से पहले थोड़ा रुकें और सोचें कि क्या ये जरूरत है या सिर्फ एक पल भर की इच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी पैसा खर्च ना करें, बल्कि ये कि आप उसे समझदारी से खर्च करें। जो आपके पास है उसे पूरी तरह से उपयोग करें और अपग्रेड करने से पहले खुद से पूछें कि क्या इससे मेरी जिंदगी में वाकई कुछ सुधार होगा। सादगी जीवन में जगह बनाती है, जैसे शांति, बचत और स्वतंत्रता के लिए। जो पैसा आप खर्च नहीं करते वही आपके जीवन की ऊर्जा बनता है, और यही ऊर्जा एक दिन आपको उस स्थिति तक पहुंचा सकती है जहां आपको समय को पैसे के बदले बेचना ना पड़े। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे अपनी आय को बढ़ाया जा सकता है ताकि आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में तेजी से बढ़ सकें बिना समझौता किए। अध्याय 6, आय बढ़ाएं और अपनी जीवन की ऊर्जा को वापस पाएं। सादगी आपको जो कुछ आप कमा रहे हैं उसमें से ज्यादा बचाने में मदद करती है, लेकिन किसी पॉइंट पर खर्च काटने की भी सीमा होती है। इसका दूसरा पक्ष है इनकम बढ़ाना, लेकिन समझदारी से। लक्ष्य ये नहीं है कि आप ज्यादा घंटे काम करें या लगातार हासिल करते रहें, बल्कि ये है कि आप अपनी आय को इस तरह बढ़ाएं जो आपके वैल्यूज और जीवन की ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी का सम्मान करे। आज की दुनिया में अधिकतर लोग अधिक काम करने को सफलता समझते हैं, व्यस्तता को गौरव की बात मानते हैं और प्रोडक्टिविटी को पहचान से जोड़ देते हैं। लेकिन ज्यादा कमाना जरूरी नहीं कि आपके समय, स्वास्थ्य या मानसिक शांति की कीमत पर हो। असली बात यह है कि अपनी आमदनी को एक सम्मान या स्टेटस के बजाय एक टूल की तरह देखें, एक ऐसा टूल जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए। शुरुआत करें अपनी मौजूदा नौकरी की परख करके। क्या उसमें आप जो जीवन की ऊर्जा लगा रहे हैं उसका आपको सही रिटर्न मिल रहा है? अगर नहीं, तो क्या सैलरी बढ़ाने की बातचीत की जा सकती है, नौकरी की भूमिका बदली जा सकती है, या फिर किसी दूसरे इंडस्ट्री में बदलाव किया जा सकता है? बहुत से लोग अपने आप को कम आंकते हैं या डर और आदत के कारण कम पैसों वाली नौकरी में अटके रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने कौशल और ईमानदारी के साथ ज्यादा कमाई कर सकते हैं तो आप बिना ज्यादा काम किए भी अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को तेज कर सकते हैं। कभी कभी पैसे बढ़ाने का मतलब होता है कि आपको थोड़े समय के लिए अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकते हैं, लेकिन ये भी उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ लोग फ्रीलांस काम, ट्यूशन या पार्ट टाइम नौकरी इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी इमरजेंसी फंड बना सकें, कर्ज चुका सकें या पढ़ाई में निवेश कर सकें। फर्क इस बात का होता है कि वे ये सब किसी ठोस उद्देश्य के साथ करते हैं, सिर्फ ज्यादा कमाने के लिए नहीं। इसके अलावा परंपरागत तरीकों के बाहर भी कमाई के विकल्प होते हैं, जैसे एक कमरा किराए पर देना, गैर जरूरती चीजें बेचना या कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना। ये आय के स्रोत आपके रुचि और कौशल के अनुरूप हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, आय बढ़ाने का फायदा तभी है जब इसके साथ खर्च भी ना बढ़े। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक आम जाल है जिसमें ज्यादा कमाओ फिर ज्यादा खर्च करो और अंत में वही हाल पहले जैसा ही। इससे बचने का तरीका है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लक्ष्यों से जुड़े रहना। आखिरकार जीवन ऊर्जा को वापस पाना यानी कमाई को उद्देश्य के साथ करना। जितना ज्यादा आप जानबूझकर कमाते हैं उतनी जल्दी आप पैसे पर निर्भर रहना कम कर सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां आपका समय सिर्फ आपका हो। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपनी बचत और निवेश का उपयोग करके क्रॉसओवर पॉइंट कैसे हासिल करें, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। अध्याय 7, क्रॉसओवर पॉइंट, जब पैसा आपके लिए काम करने लगे। जब आप अनावश्यक खर्चों को घटा चुके हों और अपनी आय यानी इनकम को बढ़ा लिया हो, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर अगला कदम है अपनी सेविंग्स को इस तरह लगाना कि वो खुद से आमदनी पैदा करे। ये वही जगह है
जहां क्रॉसओवर पॉइंट का कॉन्सेप्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रॉसओवर पॉइंट वो क्षण होता है जब आपकी मासिक निवेश आय यानी मंथली इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी मासिक खर्चों यानी मंथली एक्सपेंसेस के बराबर या उससे अधिक हो जाती है। जब ये स्थिति आ जाए तो अब आपको अपनी जीवन की ऊर्जा को पैसे के लिए बदलने की जरूरत नहीं रह जाती। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सेविंग्स बनानी होंगी। कम से कम 6 महीने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त इमरजेंसी फंड बनाना इस प्रक्रिया का आधार है। जब ये तैयार हो जाए तब अगला कदम है अपनी अतिरिक्त बचत को इन्वेस्ट करना। लेकिन निवेश का मतलब जुआ या अटकलें लगाना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप अपने पैसों को ऐसे स्रोतों में लगाएं जो स्थायी और भरोसेमंद आय उत्पन्न करें। इसमें आप इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स या डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स जैसे सरल और स्थिर ऑप्शन से शुरुआत कर सकते हैं। ये निवेश साधन समय के साथ स्थिर लाभ यानी रिटर्न्स देते हैं और रोजाना की निगरानी की आवश्यकता नहीं होती। खासकर इंडेक्स फंड्स की सिफारिश कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स करते हैं क्योंकि वे कम लागत और जोखिम में संतुलन प्रदान करते हैं। अपने क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचने की प्रगति को मापने के लिए एक सरल स्केल अपनाएं। अपनी कुल निवेश राशि को औसत इंटरेस्ट रेट से गुणा करें और 12 से भाग दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 20 लाख रुपए का निवेश किया है और औसतन 5% की वार्षिक आय मिल रही है, तो आपकी मासिक निवेश आय 8,333 रुपए होगी। अब इसे अपनी मासिक खर्चों से तुलना करें। जब आपके निवेश आय लगातार आपके खर्चों को पूरा करने लगे, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सीमा पार कर चुके होंगे। लेखक इस प्रक्रिया को वॉल चार्ट के जरिए ट्रैक करने की सलाह देते हैं। हर महीने अपनी आय, खर्च और निवेश आय को चार्ट पर दर्ज करें। जैसे जैसे निवेश की रेखा ऊपर चढ़ेगी और खर्च की रेखा को पार करेगी, आपको स्पष्ट रूप से ये दिखने लगेगा कि स्वतंत्रता कोई सपना नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रियलिटी है जिसे आप हर महीने खुद बना रहे हैं। क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंचना ये नहीं कहता कि अब आपको नौकरी छोड़नी ही होगी, बल्कि अब ये आपका निर्णय बन जाता है। काम करना अनिवार्यता नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाता है। आप अब समय, उद्देश्य, क्रिएटिविटी, परिवार या आराम को चुन सकते हैं, बिना इस डर के कि आप सैलरी पर निर्भर हैं। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता अमीरी की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और समय को अपने अनुसार जीने की बात है। अध्याय 8 सारांश। आपने अपनी आमदनी का हिसाब लगाया, अपने खर्चों का सामना किया, अपने मूल्यों को फिर से पहचाना और अपनी निवेश आमदनी को बढ़ते देखा। लेकिन इस यात्रा का असली इनाम आंकड़े नहीं बल्कि आजादी है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जल्दी रिटायर होना या अमीर बनना नहीं है। इसका मतलब है चुनाव करने की ताकत, वो ताकत जिससे आप ना कह सकें उस नौकरी को जो आपकी आत्मा को थकाती है और हाँ कह सकें उन पलों को जो आपको सच्चा आनंद देते हैं, जैसे परिवार, क्रिएटिविटी या सिर्फ सुकून। याद रखें, आमदनी आपकी पहचान नहीं। खर्च करें सोच के साथ, समाज के दबाव में नहीं। बचत करें ताकि समय को आजाद किया जा सके। निवेश करें उन चीजों में जो आपको सच में पोषण दें, पैसे में भी और भावनाओं में भी। लेखक कहते हैं कि किसी चीज की असली कीमत वो जीवन है जिसे उसके लिए खर्च करना पड़ता है। अब सवाल मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूं नहीं है, बल्कि मुझे असल में क्या चाहिए है। और अब इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है। किताबी पर आरजे रेखा के साथ आप सुन रहे थे योर मनी और योर लाइफ, जिसके लेखक हैं विकी रॉबिन, जो डोमिंगस। अगर आपको ये किताब पसंद